आईएएस की प्रिपरेशन के लिए मलुका आईएएस ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है 8 अप्रैल को। फ्रेंड्स, 90% तक स्कॉलरशिप लेने के लिए अपने आप को मलुका आईएएस ऐप पे एनरोल करिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रितु रानी है। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2019 की परीक्षा में मेरा डिप्टी कलेक्टर के पद पर मेरा चयन हुआ है और जिसमें मेरा स्थान 34वां है। मेरा मीडियम हिंदी मीडियम रहा है और मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है। अगर मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो मैं उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर ब्लॉक चरथावल के गाँव महाबलीपुर की निवासी हूँ और एक मध्यम वर्गीय साधारण से किसान परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ। इसके अलावा जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा की अगर मैं बात करूं एजुकेशनल बैकग्राउंड की, तो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड प्रारंभ हुआ मेरे गांव से ही। प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव के प्राइमरी स्कूल से शुरू हुई। उसके बाद कक्षा 6 से कक्षा 12 तक आर्य कन्या इंटर कॉलेज चरथावल मुजफ्फरनगर से मैंने अपनी यूपी बोर्ड से मेरी कंप्लीट हुई है, एजुकेशन पूरी हुई है। उसके बाद महाराजा अग्रसेन कन्या महाविद्यालय जो मेरे ब्लॉक में ही एक महाविद्यालय है, वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद रामरती पॉलिटेक्निक में मैंने ए लेवल में एडमिशन लिया। ए लेवल में एडमिशन के दौरान ही मैंने मैट का एंट्रेंस दिया और इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ देहरादून में मेरा एमबीए में एडमिशन हुआ। एमबीए में एडमिशन के बाद सीज फायर इंडस्ट्री लिमिटेड में मेरा वहीं पर सिलेक्शन हो गया था 3rd सेमेस्टर में, जहां पर मैंने कुछ वर्षों तक जॉब भी की है सीज फायर इंडस्ट्री लिमिटेड में। उसके बाद मैंने अपनी जॉब क्विट की और मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए आ गई। हालांकि सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान ही मेरा बीएड भी कंप्लीट किया है और मैंने यूपी टेट और सी टेट जैसी जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं को भी उत्तीर्ण किया था। इसके अलावा मैंने एलएलबी में भी एडमिशन लिया, जो मेरा 1 ईयर का एलएलबी कंप्लीट हुआ। ये मेरा एक ब्रीफ एजुकेशनल बैकग्राउंड है। अब दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से मैं आपके साथ अपनी पूरी रणनीति डिस्कस करना चाहूँगी कि कैसे मैंने तीनों चरणों की परीक्षा की तैयारी अपनी पूरी की है। ध्यान दीजिएगा, जो पूरी की पूरी परीक्षा है उत्तर प्रदेश पीसीएस की, उसके 3 चरण होते हैं, जिनमें पहला चरण है प्रारंभिक परीक्षा का, दूसरा चरण है मुख्य परीक्षा का और तीसरा चरण है इंटरव्यू का। अब मैं 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करूँगी। इसमें जो मेरा प्रयास था वो तीसरा प्रयास था, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तीसरे प्रयास में मुझे सफलता प्राप्त हुई है। अब अगर प्रारंभिक परीक्षा की बात की जाए तो प्रारंभिक परीक्षा में भी 2 स्टेप होते हैं। एक होता है जनरल स्टडीज फर्स्ट का पेपर और दूसरा होता है जनरल स्टडीज 2 का पेपर, दोनों पेपर। और दोनों पेपर की अब तैयारी कैसे की जाए, ध्यान दीजिएगा। इनमें कुछ किताबें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, जो हमारी मुख्य परीक्षा में भी हमारे लिए काम करेंगी और प्रीलिम्स में भी हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि इसमें कुछ सब्जेक्ट हैं, बेसिक सब्जेक्ट। मैं जनरल स्टडीज फर्स्ट की पहले आपके साथ बात कर रही हूँ। जनरल स्टडीज फर्स्ट में अगर देखा जाए तो इसमें कुछ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं जिनका मेन रोल रहता है प्रारंभिक परीक्षा में। इनमें हिस्ट्री में इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, विज्ञान और इसके अलावा करंट अफेयर्स, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जो जनरल स्टडीज सेकंड है उसमें कुछ हमारे टॉपिक रहते हैं, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, डीआई हो गया, डीएम हो गया, इसके अलावा रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, जिनकी मेन भूमिका रहती है। और अगर बुक्स की बात की जाए तो पूरी की पूरी जो तैयारी है वो एनसीईआरटी 6 से 12 तक ही स्टार्ट करनी चाहिए, जो मैंने भी स्टार्ट की है। और इसके अलावा कुछ सभी सब्जेक्ट की कुछ बेसिक बुक्स, जैसे हिस्ट्री के लिए कुछ स्टूडेंट स्पेक्ट्रम की बुक भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एसके पांडे और विपिन चंद्रा, मैंने जो फॉलो की है वो एसके पांडे और विपिन चंद्रा की बुक फॉलो की है। और महेश वर्णवाल साथ ही साथ एनसीईआरटी की बुक भूगोल के लिए, और उधर मिश्रा एंड पुरी की बुक अर्थशास्त्र के लिए। नेक्स्ट जो मेरा एनवायरनमेंट के लिए मैंने एसके ओझा की बुक और साथ ही शंकर आईएएस के मतलब जो इंग्लिश में मतलब जो नोट्स अवेलेबल हैं वो उन नोट्स को मैंने फॉलो किया था। और करंट अफेयर्स की अगर बेसिकली बात की जाए तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने पूरे ईयर कॉन्टिन्यूसली 2 मैगजीन को फॉलो किया, जिनमें विजन आईएएस की मैगजीन रही और साथ ही साथ क्रॉनिकल की मैगजीन रही। और क्रॉनिकल की भी 2 मैगजीन हमारे पास अवेलेबल होती है। एक समसामयिक होती है जो 25 रुपये की आती है, छोटी सी। इसके अलावा एक और होती है जो लगभग 100 रुपीज़ के आसपास होती है, जो मेंस और पीटी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ
बताने का केवल इतना तात्पर्य ताकि आप लोग अपने मेंस के नोट्स भी पीटी के नोट्स के साथ साथ बना सकें। इसके अलावा जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, उन लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पर मैंने काफ़ी फोकस किया था। जैसे घटना चक्र के जो हमारे जितने भी वॉल्यूम हमारे पास अवेलेबल है, मैंने उन वॉल्यूम के माध्यम से लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस रिवाइज किए थे। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस रिवाइज करने का तात्पर्य ये है कि उससे क्या होता है कि हमारा एक तो कॉन्फिडेंस अप हो जाता है, साथ ही साथ हमें फ़ायदा ये मिलता है कि हमें पता चल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जा रहे हैं। मैं आपको केवल एक उदाहरण देना चाहूँगी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर उत्तर प्रदेश पीसीएस को फोकस किया जाए तो 2017 से अब तक के ट्रेंड को फॉलो कीजिए आप। 2017 में हमारे सामने जो पेपर था वो एकदम एनालिटिकल पेपर था। फिर जो 2018 का पेपर आया, कुछ वो फैक्चुअल पेपर था। 2019 का पेपर अपने आप में एक स्टैंडर्ड पेपर था, पूरी तरीके से एनालिटिकल पेपर था। और जो 2020 का पेपर था वो फैक्चुअल और एनालिटिकल दोनों का अपने आप में मिश्रण था। तो बस इतना कहूँगी कि आप लोग एनालिटिकल के साथ साथ फैक्चुअल पर भी कमांड रखिएगा। और फैक्चुअल पर कमांड तभी रहेगी जब हमारे बेसिक्स कवर होंगे, और बेसिक्स के साथ साथ जो हमने अपनी जो बुक्स होंगी उन बुक्स की स्टडी अच्छे से की होगी। ये एक छोटा सा ब्रीफ था। इसके अलावा जो मेरी बुक की पूरी बुक लिस्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, लिंक के माध्यम से आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये मेरा जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर का था। अगर अब इसी में जनरल स्टडीज सेकंड पेपर की बात की जाए, जैसे इसमें कम्युनिकेशन की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। देखिए, कम्युनिकेशन के मार्केट में कुछ नोट्स भी अवेलेबल है, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, जैसे दृष्टि IAS का देख लिया जाए, या घटना चक्र का भी कुछ वॉल्यूम पड़ा हुआ है, वहाँ से हम कम्युनिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। चूँकि मेरा MBA में एक सब्जेक्ट रहा था तो मेरे लिए इजी रहा था, लेकिन आप लोग अपने स्तर पर इसे जरूर कवर कर लीजिएगा। इसके अलावा हिंदी की चाहे आदित्य पब्लिकेशन की बुक से की जा सकती है, या हरदेव बहारी की बुक से हिंदी को कवर किया जा सकता है। बाकी वासुदेव नंदन की बुक भी हमारे पास अवेलेबल है। ये तीनों ही बुक अपने आप में काफ़ी अच्छी बुक है, जो प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। नॉट इवन प्रीलिम्स बल्कि मेंस में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और साथ ही मैथमेटिक्स के जो बेसिक्स हैं उन बेसिक्स को कवर कीजिएगा, और DI डिसीजन मेकिंग, कॉम्प्रीहेंशन, इन सब पर आप लोग कमांड रखिएगा। बाकी चूँकि जो उसमें इंग्लिश और हिंदी पूछी जाती है वो इतनी आसान होती है कि हमारा एक तो क्वालिफाइंग रहता है सेकंड पेपर, तो उसमें ज़्यादा मेजर रोल उसका नहीं रहता है। केवल बस हमें उसे क्वालिफाई करना होता है, और वो इतने भर से हो जाता है। ये हमारा जो पहला चरण था, पहले चरण की ओवरऑल रणनीति थी हमारी। अब अगर बात करें हम दूसरे चरण की, दूसरा चरण हमारे लिए स्टेट PCS की परीक्षा में है, वो है मुख्य परीक्षा का। जब प्रारंभिक परीक्षा हमारी उत्तीर्ण हो जाती है तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो चुनौतीपूर्ण है वो चुनौतीपूर्ण है हमारे लिए मुख्य परीक्षा। क्योंकि एक तो 3 घंटे का टाइम पीरियड होता है, और उस 3 घंटे के टाइम पीरियड में हमें 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं। और ये मान के चलिए आप लोग, एग्जामिनेशन हॉल में अक्सर हमें वो पूरे 3 घंटे मिल भी नहीं पाते। मैं यही कहूँगी 2 घंटे 45 मिनट के आसपास का ही समय हमारे पास रहता है, क्योंकि इवेल्युएशन बहुत सारी चीज़ों में हमारा समय चला जाता है। मेंस की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आंसर राइटिंग। सबसे ज़्यादा फोकस आप करिएगा आंसर राइटिंग में। इसमें लास्ट ईयर के जितने भी पेपर हैं उन लास्ट ईयर के पेपर्स को आप सब्जेक्ट वाइज उठा लीजिएगा। इससे पहले मैं सिलेबस की बात करूँ, उससे पहले मैं सब्जेक्ट वाइज पेपर्स की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब आंसर राइटिंग की भूमिका बढ़ चुकी है। लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो किसी स्टेट PCS में पूछे गए हैं, या UPSC में पूछे गए हैं, या किसी भी XYZ टेस्ट सीरीज में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आप लोग अपने स्तर पर जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि एक तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ ही साथ हमें ये भी पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ पर गलतियाँ करते हैं, और जो एग्जामिनेशन हॉल में होने वाली जो गलतियाँ हैं वो गलतियाँ अपने आप ही कम हो जाएंगी। अब मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी मुख्य परीक्षा के चारों पेपर को, जिनमें GS फर्स्ट, GS सेकंड, GS थर्ड और GS फोर्थ, इन सब के लिए क्या क्या रणनीति होनी चाहिए। अगर GS फर्स्ट की बात की जाए तो GS फर्स्ट में जो मेन रोल रहता है वो इतिहास का रहता है। इसमें भी इतिहास में भी हमारे 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो मेन रहता है वो आर्ट एंड कल्चर रहता है, जिसे मैंने नितिन सिंघानिया की बुक से कवर किया था। और साथ ही साथ चूंकि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है तो मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगी कि मार्केट में मणिकांत सर के आर्ट एंड कल्चर के नोट्स अवेलेबल हैं, जो अपने आप में सफिशियंट है मेन्स के लिए। बाकी इतिहास के जो विश्व इतिहास का जो सेक्शन है, विश्व इतिहास के लिए आप फॉलो कर सकते हैं आपके क्लास नोट्स, क्योंकि उतना सफिशिएंट रहता है GS के लिए। इसके अलावा बुक की अगर बात की जाए तो दीनानाथ वर्मा की बुक अपने आप में बहुत अच्छी बुक है।
अब मैं आप सभी के साथ जनरल स्टडीज़ के जो चारों पेपर हैं उन चारों पेपर को डिटेल्ड में डिस्कस कर रही हूँ। इन चारों पेपर में सबसे पहले हम फर्स्ट पेपर की बात करते हैं। फर्स्ट पेपर में आप सभी को पता है कि इसमें हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, और अगर हिस्ट्री वाले सेगमेंट को भी डिवाइड किया जाए तो इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट। आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट है वो मैंने नितिन सिंघानिया की बुक से और साथ ही साथ मणिकांत सर के मार्केट में नोट्स अवेलेबल है, प्रिंटेड नोट्स, उनसे मैंने कवर किया था। और चूंकि हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है तो मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं रही थी। बंगाल ने तो खेला हो भी, लेकिन आपको भी अपने मैच के लिए जल्दी तैयार हो जाना चाहिए। जेईई मेंस हो या एडवांस स्ट्रैटेजी, टॉपर्स से जानिए कि कैसे जीता जाता है मैच। DKT Engineering, a daily knowledge track platform for JEE aspirants. दूसरा, अगर विश्व इतिहास की बात की जाए तो विश्व इतिहास का चूंकि जीएस के लिए ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ सेलेक्टिव टॉपिक से ही प्रश्न आते हैं, तो जिन्हें क्लास नोट से और दीनानाथ वर्मा की बुक से कवर किया जा सकता है, इतना सफिशिएंट है उसके लिए। इसके अलावा अगर आधुनिक भारत की बात की जाए तो आधुनिक भारत जनरल स्टडीज़ के लिए मैं यही कहूँगी कि अपने क्लास नोट्स और साथ ही साथ विपिन चंद्रा की जो बुक है और NCERT है उसे फॉलो करिएगा, जो अपने आप में बेस्ट है। नेक्स्ट अगर बात की जाए ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में मैंने NCERT प्लस क्लास नोट्स और साथ ही साथ महेश वर्णवाल की जो बुक है उसे मैंने बेस बनाया था। और जो बात मैं अभी पीछे भी मतलब इंक्लूड करना भूल गई थी वो ये है कि एटलस मैपिंग की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है ज्योग्राफी की आंसर राइटिंग में। आपको याद होगा 2018 और इवन 2019 की मुख्य परीक्षा में भी कुछ प्रश्न पूछे गए थे। जैसे एक प्रश्न पूछा गया था 2018 में कि महासागरीय धाराओं का, तो अगर आपका मैपिंग के ऊपर आपकी कमांड होगी तो महासागरीय धाराओं को मैपिंग के माध्यम से दर्शा सकते हैं, जिससे मेंस की आंसर राइटिंग में जो मार्क्स आने की संभावना है वो और ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है। इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट सेक्शन रहता है, नेक्स्ट सेक्शन रहेगा वो है सोसाइटी का, मतलब जो सामाजिक मुद्दे, सोशल इशू से संबंधित जो प्रश्न रहते हैं वो यहाँ से रहेंगे। इसमें देखिए SS पांडे सर का जो मार्केट में बुकलेट है मैंने उससे कवर किया था, हालांकि वो अपने आप में अपडेट नहीं है, मैंने अपने नोट्स बनाए थे और उन्हें जो विजन की या दूसरी जो मेरी क्रॉनिकल या अदर करंट अफेयर्स की जो मैगजीन थी वहाँ से मैंने अपने नोट्स को डे बाय डे अपडेट किया था। इसके अलावा न्यूज़पेपर से साथ ही जो अब अगर सेकंड पेपर की बात की जाए तो सेकंड पेपर में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है पॉलिटी की, पॉलिटी, गवर्नेंस और IR, ये 3 इसके मेजर सेक्शन हैं। बाकी इसमें सामाजिक सुरक्षा भी एक छोटा सा सेगमेंट है, लेकिन अगर देखा जाए तो जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी को M लक्ष्मीकांत की बुक से कवर किया था मैंने, दूसरा मैंने राजेश मिश्रा सर के नोट से पॉलिटी को कवर किया था, और बाकी मैं फिर से कहूँगी कि विजन की करंट अफेयर्स की मैगजीन से और अदर मैगजीन से मैंने हर सब्जेक्ट के अपने अपने नोट्स बनाए थे, चाहे वो पॉलिटी हो या अदर सब्जेक्ट रहे हों। ऐसे ही मैंने IR को राजेश मिश्रा सर के बुकलेट से और आशीर्वाद सर के नोट से मैंने कवर किया था, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के टॉपिक से। नेक्स्ट अगर बात करें गवर्नेंस की, तो गवर्नेंस हमारे पास 2 जगह हमें पढ़ने को मिलता है, क्योंकि एक तो हम लोग पढ़ते हैं एथिक्स में, क्योंकि एथिक्स में भी गवर्नेंस का एक बड़ा पार्ट रहता है। तो मैंने जो एथिक्स की मेरी बुकलेट थी और नोट्स से, वहाँ से मैंने इसके बेसिक टर्म्स को कवर किया था। इसके अलावा क्लास नोट्स से और साथ ही साथ जो इसका अपडेशन था उसका अपडेशन मैंने विजन की और करंट अफेयर्स की अदर मैगजीन से कवर किया था। इसके अलावा अगर सामाजिक सुरक्षा की बात की जाए, चाहे वो वृद्धों से संबंधित हो, महिलाओं से संबंधित हो या बच्चों से संबंधित हो, दिव्यांगजनों से, किसी से भी संबंधित जो हमारे टॉपिक उसमें दिए हुए हैं सामाजिक सुरक्षा के, उन सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सभी टॉपिक को मैंने विजन करंट अफेयर्स की मैगजीन से कवर किया था, अपने क्लास नोट से मैं कवर किया था। और चूंकि मेरी आदत में है कि हर तथ्य को मैं नोट करती हूँ, चाहे वो सूचकांक को, रिपोर्ट्स हो, मैंने एक अपनी डायरी बनाई हुई है पर्सनल, उस पर्सनल डायरी में सभी को नोट करती हूँ। तो इसलिए गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स आती हैं उन सारी स्कीम्स को अपडेट करती रहती हूँ, और जहाँ आवश्यकता होती है उसी आवश्यकता के अनुसार आंसर राइटिंग में उन फैक्ट्स को यूज कर लिया जाता है। फिर अब ये तो 2 पेपर की हमारी स्ट्रेटेजी थी, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की, GS के जो रहे हैं। अब आती है बात थर्ड पेपर की। थर्ड पेपर में हमारे पास जो सबसे बड़ा सेगमेंट रहता है वो है इकोनॉमिक्स का। देखिए इकोनॉमिक्स का के लिए मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है, जैसे रमेश सिंह है, मिश्रा एंड पुरी है, लाल एंड लाल है। इसके अलावा बहुत सारे टीचर्स के नोट्स भी अवेलेबल है, लेकिन जो मैंने फॉलो किया वो मिश्रा एंड पुरी की बुक को किया था मैंने फॉलो, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स मेरा बैकग्राउंड भी रहा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें इतनी ज़्यादा। इसके अलावा जो मैंने ज़्यादा उसके ऊपर फोकस किया, बेसिक्स उसके कंसेप्ट क्लियर करने के बाद,
मैंने उसमें करंट अफेयर्स के मुद्दों पर ज़्यादा फोकस किया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे करंट अफेयर्स पर हमारी कमांड होगी तो हमारा डाटा बहुत अच्छा तैयार होगा। और इकोनॉमिक्स में जो सबसे ज़्यादा रोल होता है वो सबसे ज़्यादा रोल डाटा का होता है, और अगर डाटा हमारे पास होगा तो उतने ही अच्छे तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण केवल बताना चाहूँगी। एक बार यूपीपीसीएस ने मेंस में प्रश्न पूछा था 3rd पेपर में ही, जो सतत विकास लक्ष्य हैं हमारे, उन सतत विकास लक्ष्यों को लेकर प्रश्न पूछा था। तो 17 सतत विकास लक्ष्य, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें मतलब कैसे प्रमोट कर रही है, उनमें उत्तर प्रदेश सरकार का क्या स्थान है, भारत सरकार का उनमें क्या स्थान है, तो इन सब के बारे में मैंने डिटेल में तैयार किया था। और उन सब का मैंने कहीं ना कहीं अपने हर क्वेश्चंस में मैंने यूज भी किया है, 17 सतत विकास लक्ष्य का और गवर्नमेंट की सारी रिपोर्ट्स का, इवन बजट के सेक्शन का, आर्थिक समीक्षा का, इन सारी चीज़ों का। नेक्स्ट जो रहेगा इसमें पार्ट, वो है वेरी इंपॉर्टेंट है ये हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जो साइंस टेक का जो पोर्शन रहता है। विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए मैंने अशोक सिंह की बुक को फॉलो किया था, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है, करंट अफेयर्स की मैगजीन से मैंने अपने बेसिक टर्म्स क्लियर किए थे, और बेसिक टर्म्स क्लियर करते हुए उसके नोट्स बनाए थे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट अपने आप में एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कई बार इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें भी मैंने अपने क्लास नोट्स प्लस जो भी मेरा करंट की जो विजन की मैगजीन थी उनसे मैंने अपने नोट्स बनाए थे, जो इसमें मतलब महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इसमें एक और टॉपिक है, वो है इंटरनल सिक्योरिटी का। इंटरनल सिक्योरिटी भी मैंने मतलब करंट की मैगजीन से ही अपना कवर किया था, और साथ ही साथ आशीर्वाद सर के नोट्स से और अपने क्लास नोट्स, इन सब से मैंने अपना कवर किया था। ये 3 पेपर की जो रणनीति थी। इसके अलावा एक उत्तर प्रदेश स्पेशल का, जिसका फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर अपने तीनों में ही अपने आप में मेजर रोल रहता है, चाहे वो इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, सोसाइटी के हो, या मतलब राजनीति के हो, सभी स्तर पर, इवन इकोनॉमी, इन सभी को मैंने तैयार किया था। इसके लिए मैंने अलग से नोट्स तैयार किए थे, जिसके लिए मैंने परीक्षा वाणी की हेल्प ली थी, और साथ ही साथ मैंने जो हेल्प ली थी वो थी घटना चक्र की, जो एक उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो घटना चक्र आता है वहाँ से मैंने हेल्प ली थी, और अपने पर्सनल नोट्स तैयार किए थे। किसी मार्केट के किसी नोट से मैंने अपनी स्ट्रेटेजी तैयार नहीं की थी। और अगर एनवायरनमेंट की बात की जाए, एनवायरनमेंट को मैंने इग्नू के बुकलेट्स, सबसे पहले तो मैंने इग्नू के बुकलेट्स ही पढ़े थे, फिर उसके बाद भरूचा की बुक भी पढ़ी थी, फिर बाद में जो मैंने मेन जो अपने कंसेप्ट क्लियर किए हैं वो मैंने परीक्षा वाणी और शंकर IAS के नोट्स पढ़कर, और साथ ही साथ अपने जो वर्तमान में जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी मुद्दे चल रहे हैं उनके अपने सेल्फ नोट्स बनाए थे, वहाँ से मैंने अपना कवर किया है। ये 3 पेपर की GS फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की हमारी स्ट्रेटेजी है। अब हम बात करते हैं GS के 4th पेपर की। GS का 4th पेपर आप सभी को पता है, इसमें एथिक्स हमें डिस्कस करना है, क्योंकि इसमें एथिक्स के साथ साथ, एथिक्स के क्वेश्चन आंसर के साथ साथ केस स्टडी की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केस स्टडी तो मैंने उत्तर प्रदेश PCS के लिए जो लास्ट ईयर के UPSC के क्वेश्चंस हैं, जो 2012 से जो पैटर्न चेंज होने के बाद जो पूछे गए हैं, उन सारी केस स्टडी को मैंने एक बार उनकी प्रैक्टिस की थी। साथ ही मैंने एथिक्स में जो बेसिक टर्म्स हैं उन बेसिक टर्म्स को क्लियर किया था, और टर्म्स को क्लियर करने के बाद मैंने उन्हें अपने शब्दों में मतलब डिफाइन करने का प्रयास किया था, ना कि किसी बुकिश लैंग्वेज में, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज कभी एग्जामिनेशन हॉल में जा ही नहीं पाती। और साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा मैंने फोकस किया था वो फोकस किया था एग्जाम्पल्स के ऊपर, कि किसी भी डेफिनेशन को बताने के बाद उस डेफिनेशन का उदाहरण जरूर बताया जाए। और ध्यान दीजिएगा, कोशिश करिएगा कि कोई लेटेस्ट ही उदाहरण रखिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं 4th पेपर की स्ट्रेटेजी की। 4th पेपर आप सभी को पता है, जैसे एथिक्स का पेपर है, एथिक्स के पेपर में क्या रहता है कि इसमें क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, साथ ही साथ केस स्टडी भी पूछी जाती है। जो केस स्टडी है वो मैंने 2012 से जो पैटर्न चेंज हुआ है UPSC का, उसके बाद जितनी भी केस स्टडी पूछी गई है उन सारी केस स्टडी को मैंने प्रैक्टिस किया था मैक्सिमम टाइम्स। इसके अलावा चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज में पूछी गई हैं, उन सबको भी मैंने प्रैक्टिस किया था। अब अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो इसके लिए मैंने पहले तो अपने किताबों से, यानी कि जो लेक्सिकन की बुक है, लेक्सिकन की बुक को मैंने एक रेफरेंस बुक के रूप में रखा था। साथ ही साथ मेरे जो क्लास नोट्स थे अभय सर के नोट्स, और जो मेरे पर्सनल बनाए हुए नोट्स थे, उन नोट्स से मैंने अपनी जो बेसिक शब्दावलियाँ हैं, जैसे सत्यनिष्ठा क्या है, इन शब्दावलियों को मैंने क्लियर किया, और फिर उन्हें अपने शब्दों में अपने नोट्स बनाए उनके,
और फिर सबसे ज़्यादा जो इसमें मैंने ध्यान दिया वो था उदाहरण के ऊपर, यानी कि कोई भी अगर सत्यनिष्ठा से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है तो उसके ऊपर मेरे पास कम से कम 2-3 एग्जाम्पल तैयार रहे। और मैंने एग्जाम्पल कोई पुराने एग्जाम्पल्स का कोई यूज़ नहीं किया। वर्तमान में जो IAS ऑफिसर्स के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, इतनी सारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनमें हमें बड़े बड़े उदाहरण देखने को मिलते हैं, तो उन्हीं उदाहरण को मैंने वर्तमान में यूज किया था। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के रूप में भी बताना चाहूँगी कि एक IAS ऑफिसर है जिन्होंने एक स्कीम चलाई थी तेरे मेरे बीच में, ऑपरेशन सुलेमानी। तो इन स्कीम्स को मैंने बेसिकली मतलब अपनी आंसर राइटिंग में भी यूज किया है। ये हमारा 4th पेपर है और 4th पेपर में मैं यही कहूँगी कि आपके बेसिक टर्म्स क्लियर होने चाहिए, तभी 4th पेपर को आप अच्छे से मतलब समराइज वे में लिख सकते हैं। ये पूरा 4th पेपर की तैयारी है। For IAS preparation, Muluka IAS is the only institute in the country to provide for granted prelims and assured mains. फ्रेंड्स, ग्रांटेड प्रीलिम्स का मतलब अगर आपका प्री क्लियर नहीं हुआ तो हम आपके पूरे पैसे वापस करेंगे। अश्योर्ड मेंस का मतलब अगर हमारे पढ़ाई में से 80% क्वेश्चन नहीं आते हैं तो भी हम आपके पूरे पैसे वापस करेंगे। फ्रेंड्स, आंसर राइटिंग और प्रीलिम टेस्ट सीरीज इंक्लूड करके आपका 17 मंथ्स का ड्यूरेशन है और ऑनलाइन की फीस है सिर्फ 35,000 प्लस GST। फ्रेंड्स, दूसरे टॉपर्स जैसे रैंक 4, रैंक 6, रैंक 8 एंड मल्टीपल अदर टॉपर की तरह आप भी मलूका IAS ज्वाइन करिए और अपनी सक्सेस अश्योर करिए। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा अगर पूरे GS में जो मैं सबसे ज़्यादा आप लोगों को कहना चाहूँगी वो यही है कि आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग, सबसे ज़्यादा आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस कीजिएगा। और आपकी डाटा पर कमांड होनी चाहिए। आपको एक डाटा 3-4 तरीके से यूज करना आना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में ऑक्सफोम एक इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि इतने % लोगों के पास इतनी संपत्ति है, इतने % लोगों के पास इतनी संपत्ति है। तो ये एक ऐसी रिपोर्ट, ऐसा डाटा है जिसे हम हर जगह यूज कर सकते हैं, 1st पेपर में भी, 2nd पेपर में भी, 3rd पेपर में भी और इवन 4th पेपर में भी। तो यही है मतलब लेखन शैली की सुंदरता यही है कि एक फैक्ट को कई तरीके से यूज करना हमें आना चाहिए। तो आप आंसर राइटिंग पर और प्रैक्टिस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिएगा ताकि वो जो 3 घंटे का टाइम है उस 3 घंटे के टाइम में कंफर्टेबल महसूस करें।